वेलकम स्टूडेंट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 10th कर रहे हैं, जो कि आप सभी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप सेकेंड ईयर में हो, प्रेजेंटली आपका फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन एग्ज़ाम ना हुआ हो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज है, क्योंकि भारत स्किल वेबसाइट से ही पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उसी का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी पुरानी जो 9 क्लासेस हो चुकी हैं इससे पहले, वो आपने देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मैं इसको आपको सारी क्लासेस की लिंक दे रहा हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 133 से स्टार्ट हो रहा है आज। ठीक है, तो 133 से पहले के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो इससे पहले वाली क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी मज़ेदार क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी है, जिससे आपको बहुत ईजिली, आसानी से आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द लिखा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनका कहना है रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इकाई इसकी होती है नंबर पर डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, ध्यान से समझ लो, नंबर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इकाई होती है किसकी, रेखीय प्रसार गुणांक की। रेखीय प्रसार गुणांक की, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई होती है। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, राइट, ओके। 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 बोला गया है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर 2 मल्टीप्लाइड बाई लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो 2 का मल्टीप्लिकेशन के साथ में हम लोग लीनियर एक्सपेंशन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन को अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, वर्ड यू नेम याद कर लो, सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसमें जरा देख लेते हैं कौन सा है। सी आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक बोलते हैं जब इस तरीके से आपका टर्म लिखा होता है, 2 से गुणा होता है तो। चलो अगला देखते हैं। देखो इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड इफ, मतलब अगर 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 3 गुणे करके लीनियर एक्सपेंशन लिखा है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाय लीनियर एक्सपेंशन लिखा है, तब हम लोग इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल। ठीक है, क्यूबिकल 3 डायमेंशंस के लिए बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, घनी प्रसार गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 136 देखें अगर हम लोग, तो 136 में बोला गया है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है रॉड का लीनियर एक्सपेंशन बताना है। यदि यदि कोई एक रॉड है, ठीक है, और ये 100 मीटर की है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 100 मीटर की इसकी लंबाई है। कब, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और 100 से बढ़ा के अगर हम लोग इसको कर देते हैं, मतलब ये कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, फाउंड 100 मीटर एंड 20 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बोला गया है। कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना है। जब हम लोग इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, और जो बढ़ जाती है लंबाई वो हो जाती है 100.14 मीटर। तो इनका कहना है कि जब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी जो लंबाई बढ़ गई, तो फिर इसका लीनियर एक्सपेंशन बताओ कितना हुआ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना हुआ ये बताना है आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिकली ये है आपका, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर है उससे डिवाइड करेंगे इसके लेंथ से, तो लेंथ में कितना चेंज आया, 100.14, और पहले कितना था 100 था, और टेम्परेचर में कितना चेंज आया भाई, तो 100 माइनस ऑफ
20 डिग्री सेल्सियस का ऐसे करके चेंज आया। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 0.14 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 8, जीरो, दो जीरो इसमें हटा दिए तो दो जीरो यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाया है ना मैंने, तो दो जीरो ऐसे हट गया, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3। ठीक है, अब अगर आप इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3। ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये प्लस में था, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.75। ठीक है, 1.75 इंटू 10 to the power -3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, 80, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल जीरो इधर हो गया, 10 to the power 3 1.75, 1.75 इंटू 10 to the power -3 आना चाहिए, इसमें -3 का आंसर नहीं आ रहा है। चलो इसको चेक कर लेना, वैसे यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यही होगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस में आपका ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है देख लेना, वैसे तो सही कर रहा हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस ये है, मतलब 100 मीटर, 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, सही है। एक बार चेक कर लेना, वैसे इसका आंसर यही होगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका आंसर ये होगा 10 to the power -4, वैसे नहीं होना चाहिए, 10 to the power -3 ही होना चाहिए। ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना इसका आंसर क्या है ना। 137 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ठीक है, अगर एकांक एकांक द्रव्यमान का, ठीक है, एकांक द्रव्यमान का कितना भी हो सकता है, एकांक द्रव्यमान है, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दें, कि कोई भी द्रव्यमान है मान लेते हैं ये, ठीक है, तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो इस प्रकार से दी गई जो हीट है, जो दी गई ऊष्मा है, उस ऊष्मा को कहते क्या है। तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। देखो एक एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैं बता दूं पहले, कि यहाँ पे हीट Q इक्वल्स टू होता है ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये द्रव्यमान है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट S है, डेल्टा टी को आप ऐसे लिख सकते हो T2 माइनस T1, टेम्परेचर है जहाँ पे T2 और T1, चेंज इन टेम्परेचर, तो डेट इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रखें, इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई हीट कितनी होगी, तो M की वैल्यू यहाँ पे दिया है 120 लीटर, तो लीटर को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मास में बदल जाएगा। एक तरीके से आप समझ लो कि 1000 से गुणा करने के बाद 120 गुणे 1000, ये हो जाएगा ग्राम में आ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एम, एम हाँ एम तो हो ही गया, एस, तो एस की वैल्यू है 4.2 स्टूडेंट, 4.2, और मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का डिफरेंस, तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होके आएगा 3276000 जूल। ठीक है, इतना करके आएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर इसको हम किलो जूल में बना दें तो ये हो जाएगा 3276, और 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो ये जीरो केवल बचेगा और ये लिखा जाएगा किलो जूल। ठीक है, किलो जूल। ठीक, तो ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आ गया और ये आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है कि Q इक्वल्स टू होता है ms डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी का मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये ओवरऑल एक क्वांटिटी है। एक तरीके से ये समझ लो कि ये जो मैंने बोला है ये एक भौतिक राशि है, एक मिनट, ये एक भौतिक राशि है ये। ठीक है, ये
टेम्परेचर ताप में बदलाव को बताता है, ठीक है, ताप में परिवर्तन ताप में परिवर्तन को ये बता रहा है यहाँ पे। और ये एस क्या है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा, एम क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, और क्यू क्या है, हीट है, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझनी है। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। इसमें भी वही पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है आपसे। ध्यान से समझो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तो m की वैल्यू कितनी है, 85.5 ग्राम। s की वैल्यू कितनी है, तो 0.1 है, ठीक है, ये 0.1 है, तो स्टूडेंट 0.1 हो जाएगा आपका s की वैल्यू। और डेल्टा t की वैल्यू है 35 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 85.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका नियरली आंसर आएगा। चलो इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा, बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपका आएगा कितने मल्टीप्लाई, 85। चलो आंसर मैं सीधे बताता हूँ इसका। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 139 ये आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। ये हो जाएगा 128.25 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 128.25 जूल में आएगा, जूल में आंसर आएगा, ठीक है। तो 128.25 जूल में आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए बस मैंने आपको छोड़ा है और समझा दिया है मैंने क्या क्या कैसे रखना है, ठीक है। तो वो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो 140 का देखते हैं आंसर, 140 वाले का। तो 140 का हो जाएगा, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, मतलब एस की वैल्यू इसमें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट एस होता है, ये आपसे इस बार पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा एस की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी यदि 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलो भाई 510 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ गई, ठीक है। कितने ग्राम, तो 170 ग्राम पदार्थ की मात्रा को एस की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आपसे बोला गया है आपको। तो ये हो जाएगा 80 माइनस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 170 170.5 नहीं, 0.5 नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे सिंबल, मल्टीप्लाई एस है ये, ठीक है, गुणे एस गुणे 30, ठीक है। तो एस को छोड़ के बाकी चीज़ें उधर कर लो। तो ये हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाई 170 गुणे 30। इसको सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.1। तो जब आपका आंसर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 0.1 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 17×3 = 51, ठीक है, ये 30 हुआ, 17×3 = 51, हाँ ये 30 हुआ, ये 30 कट गया, ये 10 बचा, यहाँ पे यहाँ 10 बचा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.1। तो 0.1 इज द करेक्ट वन आंसर। चलो अगला देखते हैं 141 अगर देखें हम लोग तो बोला गया है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम, मतलब 300 ग्राम ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है और टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 25 से 75। फिर से हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। किलो कैलोरी में आपको बताना है, किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से समझ लो, जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा स्टूडेंट्स तो आपको ऊष्मा की ही जरूरत होती है। और ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यही फॉर्मूला आपको दिमाग पे रखना है हमेशा के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि बताओ कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो चलो इसको तीनों की वैल्यू जो है ये गिवन है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 300 ग्राम बोला गया है तो 300 ग्राम हो गया। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितनी दे रखी है जब आप पढ़ोगे इसमें समझ में आएगा, 0.092 दिया गया है। और टेम्परेचर में चेंज तो देखो 75 हो गया, 25 से 75 हो गया, तो इसका मतलब हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आया है। तो 50 डिग्री सेल्सियस जब आप चेंज करोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 1.38
किलो कैलोरी। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर आपको मिलेगा बी आंसर बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने सॉल्व किया है, इसमें सच्चाई यही है कि मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, इस वजह से मुझे आंसर याद है। जो नहीं याद है उसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी वही कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाएगा। चलो देखते हैं। बोला गया हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कॉपर इन गॉट वेट 400 ग्राम, मतलब 400 ग्राम इज हीटेड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर द पर्पस ऑफ फोर्जिंग। ठीक है, चलो ये नहीं समझ में आया होगा, छोड़ो, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। फोर्जिंग के उद्देश्य से, मतलब इसको अलग रूप देने के उद्देश्य से 400 किलोग्राम वजन वाले एक तांबे को 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी। तो ऊष्मा की बात फिर से कर दिया तो Q इक्वल टू हो जाएगा ms डेल्टा T। तो कितने ग्राम है जरा बताओ, तो 400 किलोग्राम है। ठीक है भाई, तो 400 होगा तो किलो कैलोरी में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, इसको ग्राम में बदलेंगे नहीं। ठीक है, S की वैल्यू है 0.09 और डेल्टा टी की वैल्यू है देखो 40 से 72 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 32 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आ जाएगा जो है 1100, ये 1152 किलो कैलोरी। ठीक है, याद रखोगे, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में बोला गया है व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट फ्लो, मतलब हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है भाई, तीन ही मेथड होते हैं, रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन। तीन ही प्रकार से ऊष्मा का संचरण एक जगह से दूसरी जगह पर हो पाता है। तो इनका कहना है कि बताओ अवरोधक कौन है। इस हीट के फ्लो का मतलब इस बहाव के, इस ऊष्मा के प्रसार के के लिए अवरोधक कौन है। तो इन चारों में अगर अवरोधक की बात करो तो इसमें कंडक्टर अगर आप बात करो तो कंडक्टर तो हीट को जाने देता है। ठीक है, इंसुलेटर अगर बात करो तो हीट को नहीं जाने देता। फेरस, ठीक है, ये लोहा होता है तो लोहा तो आसानी से जाने देता है हीट को। तवे तवे वगैरह जो होते हैं घर में, चिमटे तवे, ये सब क्या होते हैं, लोहे के होते हैं। नॉन फेरस, ठीक है, ये भी जो है हीट को जाने देते हैं। लेकिन आपका एक आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, जो है बी आंसर। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो इंसुलेटर होता है स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में हीट के फ्लो को रोकने के लिए इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से धारा को भी रोकने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं। 144 अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो बोला गया है विच वन इज हीट इंसुलेटर। अब हीट इंसुलेटर आपसे पूछा ही जा रहा है तो पहला ही आंसर आपका बिल्कुल सही, थर्माकोल। आप जानते हो थर्माकोल जो होता है वो ताप को रोक लेता है, मतलब एक जगह से अगर यहाँ पे आप थर्माकोल लगा दो तो टेम्परेचर, अगर इधर से कोई ताप है, मान लो कोई भी हीट सोर्स है, यहाँ से हीट इधर जाना चाह रही है तो इधर नहीं क्रॉस कर पाएगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्माकोल का इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर वॉल लगी हुई है, जिसकी वजह से ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से हीट का इंसुलेटर है, हीट का अवरोधक है कौन? थर्माकोल। कौन है अवरोधक? थर्माकोल। ठीक है, ध्यान से समझ लो, थर्माकोल क्या है? अवरोधक है। बाकी कॉपर मेटल है, ब्रास मेटल है, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम मेटल है, ये सब तो जाने ही देंगे, तो इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। ठीक है, तो 145 अगर हम लोग देखें तो बोला गया है विच वन इज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। बोला गया है कि इसमें से मतलब किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है। तो देखो आप समझो इस बात को, पानी में भी ऊष्मा चली जाती है, स्टीम में भी चली जाती है, मेल्टिंग आइस में मतलब पिघलते हुए बर्फ में भी, और सॉलिड आइस मतलब जो एकदम बिल्कुल तगड़े से सॉलिड जमी हुई है उस बर्फ में भी चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सॉलिड आइस होती है, जो सॉलिड आइस होती है बच्चों, वो सॉलिड आइस हीट को बहुत ही तेजी के साथ ट्रांसफर करा सकता है अपने अंदर से। ठीक है, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और बहुत जल्दी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है। तो हाईएस्ट जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने की जो क्षमता है, वो सॉलिड आइस की इन चारों में से सबसे ज्यादा है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। इसमें से बोला गया है कि ऊष्मारोधक मटेरियल का इसमें से कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ लो कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो है ही है भाई,
चालकता होनी चाहिए, ऊष्मा चालकता हो या ना हो इस बात पे हम लोगों को फर्क पड़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ फायर मतलब आग की जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। लेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, कम नमी और शोषण हो, तो नमी नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छे से हीट ट्रांसफर हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, तन्यता मतलब तनने की प्रक्रिया को, तो इसका हीट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो हीट हीट के लिए जो ऊष्मा के लिए जो प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब जो ऊष्मीय प्रॉपर्टी है, ऊष्मीय जो गुण है वो तीनों तो ये हैं, ठीक है, ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये यांत्रिक गुण कहलाता है, ठीक है, तन्यता। अभी इलास्टिसिटी पढ़े थे उसमें आपको पता चला होगा। ये 147 देखा जाए तो इसमें बोला गया है विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर रेफ्रिजरेटर। तो ध्यान से समझ लो, रेफ्रिजरेटर के अंदर एक मटेरियल यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीयूथेरेन। पॉलीयूथेरेन जो होता है वही हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि रेफ्रिजरेटर के कवरिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। ध्यान से समझ लो इस बात को, रेफ्रिजरेटर के कवरिंग के लिए, ठीक है, उसकी वॉल कवरिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, पॉलीइथीलीन होता है, पॉलीयूथेरीन होता है। ध्यान से समझ लो इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 147 क्वेश्चन नंबर तक आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इसको लाइक करना मत भूलना। आप अपनी अटेंडेंस लाइक करके ही दे सकते हैं, ठीक है, तब मैं आपको समझ पाऊंगा कि हाँ आपने इस पूरे क्लास को देखा है, यहाँ तक 147 क्वेश्चंस को देखा है। इससे पहले की क्लासेस भी अपलोडेड हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करिए, ठीक है। मैं इसका बेहतरीन तरीके से आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कहीं भी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 11th क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।